बुक स्टार्ट कर रहे हैं, आप ये समझ लीजिए बिल्कुल फ्रेश है, कुछ भी अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है जी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास की जो बुक है, चैप्टर नंबर 1 हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास के अंदर ये है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। हाँ बोलो नंदिनी, क्या कह रहे हो आप? अनम्यूट कीजिए पहले ज़रा। स्टार्ट कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास की बुक है जी। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था, और चैप्टर का जो नाम है वो है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। ये जो है आपका चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर के अंदर हम क्या सीखेंगे? इस चैप्टर के अंदर हम ये सीखेंगे कि 1947 में जब हमको जो है आज़ादी मिली थी, 1947 में जब हमको आज़ादी मिली थी तो हमें ये पता है कि अंग्रेज़ों ने हमारे पे जो है शासन किया, हमें अपना जो है औपनिवेशिक बना लिया था उन्होंने। तो हम ये इस चैप्टर के अंदर ये सीखेंगे डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, लाइक कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, विदेशी व्यापार क्षेत्र, डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर हमारे किस तरीके के हालात थे। बट आपको उससे सबसे पहले आपको कुछ बेसिक, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ये बताया था कि भाई आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अंग्रेज़ इंडिया के अंदर आए कैसे थे। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई 23 जून 1757, ये डेट आपको ध्यान रखनी है। 23 जून 1757 में एक लड़ाई हुई थी जिसको हम जो है प्लासी की लड़ाई के नाम से जो है जानते हैं। प्लासी की लड़ाई एक युद्ध हुआ था। प्लासी एक जगह है, इसलिए इस युद्ध को प्लासी के नाम से जाना जाता है। तो 23 जून 1757 को एक युद्ध हुआ था जिसके अंदर एक तो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटिशर्स की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरी जो थी वो थी आपकी बंगाल के नवाब की सेना, बंगाल के नवाब की सेना। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इस युद्ध के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ब्रिटिशर्स की थी और बंगाल के नवाब की सेना दूसरी थी। तो इस युद्ध के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब की सेना को हरा के वहाँ पे अपना जो है कब्जा कर लिया था, और यही वो युद्ध है जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने जो है इंडिया के अंदर एंटर किया था। ये युद्ध आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछ ले कि ईस्ट इंडिया कंपनी का, अब जब युद्ध होता है तो हर युद्ध में अपनी अपनी सेना का सेनापति होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके जो सेनापति थे उनका जो नाम है वो है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, और इसके अगर सेनापति के नाम की बात करें तो इसका नाम था मीर जाफ़र। ये आपको बात जो है ध्यान रखनी है। तो भाई 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई हुई थी, ये डेट आपको ध्यान रखनी है। और हमें आज़ादी कब मिली थी? हमें आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। तो ये जो टाइम पीरियड है, ये पूरा का पूरा जो टाइम पीरियड है ये 190 साल होते हैं, लेकिन इसको अप्रॉक्स 200 ईयर जो है काउंट किया जाता है। तो ये जो टाइम पीरियड है कौन सा, 23 जून 1757 से लेके कहाँ तक, 15 अगस्त 1947, इस टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है? ये जो टाइम पीरियड है इसको कॉलोनियल टाइम पीरियड कहते हैं, औपनिवेशिक कह सकते हो, औपनिवेशिक शासन का समयकाल। तो अंग्रेज़ों ने हम पे 200 साल तक हुकूमत करी थी, उनका जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड आपको जो है ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मार्क का पूछा जाता है। प्लासी की लड़ाई की क्या डेट है, ये आपको ध्यान रखना है, 200 साल लिख के आना है आपको। ठीक है, ये आएगा एग्ज़ाम के अंदर, ये पूछेगा वो आपसे एग्ज़ाम में कि इसका टाइम पीरियड बताइए। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे यूज़ करा है जिसको मैं कहता हूँ कॉलोनियल सिस्टम, या कॉलोनी सिस्टम जो है ये क्या होता है, इसको आप क्या कहेंगे? इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 2 देश होते हैं, मान लीजिए एक है भारत और एक है आपका इंग्लैंड। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, एक देश पे दूसरा देश क्या करता है, पूरा का पूरा राज करता है।
मतलब भारत को वो अपने इशारों पे जैसा चाहता है वैसा चलाएगा। भारत की जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, भारत की जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, मतलब कि कितना आयात करना है, कितना निर्यात करना है, क्या क्या करना है, जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसी है वो, और पूरा का पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल किसके हाथों में होगा? इंग्लैंड के हाथों में होगा। तो ऐसे सिस्टम को भारत की कुछ नहीं चलेगी। ऐसे सिस्टम को कॉलोनियल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। जो देश ऐसा कर रहा है उसको जो है हम रूलिंग कंट्री के नाम से जानते हैं, और जो देश ये सहन कर रहा है उसको हम जो है कॉलोनी कंट्री के नाम से जानते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है सबसे पहली बात। तो हाँ, यही कह सकते हैं, ठीक है। ये शासन करने वाली है और ये शासन सहने वाली है। आपको क्या ध्यान रखना है, हमें इस चैप्टर के अंदर, मैंने बोला भाई हमें जो है इस चैप्टर के अंदर डिफरेंट एरिया के अंदर हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला सेक्टर ज़रा देखेंगे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। सबसे पहले सेक्टर की हम बात करने जा रहे हैं कृषि क्षेत्र के रिगार्डिंग, कि भाई स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृषि क्षेत्र के किस तरीके के हालात थे। तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय किस तरीके के हालात थे। सबसे पहला अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर वो आपसे बोले कृषि क्षेत्र की क्या स्थिति थी या स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृषि क्षेत्र की विशेषताएं बताइए, तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट लिख के आने हैं जो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृषि क्षेत्र की स्थिति या कृषि की विशेषताएं, कुछ भी पूछ ले तो आपको यही लिख के आना है। क्या क्या लिख के आना है? सबसे पहले आप लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कि भाई उत्पादकता का जो है ना, उत्पादकता का जो है निम्न स्तर था। सबसे पहला पॉइंट या सबसे पहला फीचर उत्पादकता का निम्न स्तर। इसका क्या मतलब होता है? यहाँ पे आप ये लिखेंगे कि भाई मान लीजिए इतनी जो ज़मीन है भारत के पास है, 1 एकड़ ज़मीन है, ये 1 एकड़ ज़मीन, और सेम 1 एकड़ ज़मीन अमेरिका के पास भी है। तो मेरे भाई 1 एकड़ ज़मीन भारत के पास, 1 एकड़ ज़मीन अमेरिका के पास, ज़मीन दोनों के पास सेम है, लेकिन भारत जो है इस 1 एकड़ ज़मीन पे केवल 10 टन की प्रोडक्शन करता है, और अमेरिका सेम इस 1 एकड़ पे 30 टन की प्रोडक्शन करता है, 3 गुना ज़्यादा। तो इसके पीछे क्या रीज़न है भाई? आखिर अमेरिका इतना ज़्यादा क्यों कर रहा है? तो इसका भारत पीछे क्यों रह गया? इसका मतलब हो सकता है कि इसकी जो तकनीक है वो पुरानी है, सबसे पहली बात। तो पहला रीज़न, सबसे बड़ा मेन रीज़न। दूसरा इसका क्या रीज़न हो सकता है कि जो आगत, जो इनपुट जो ये यूज़ कर रहा है कृषि के लिए, खाद उर्वरक ये सब चीज़ें चाहिए होती है ना, तो जो आगत उसको इनपुट कहते हैं, वो जो है भाई वो पुराने हैं, वो भी ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है, आज के नए टाइम के नहीं है। और तीसरा वो है पानी, सिंचाई के साधनों का अभाव है, पानी का अभाव आप लिख सकते हो। अगर ये सारी चीज़ें अच्छी होती तो भारत की प्रोडक्टिविटी भी उतनी ही होती जितनी अमेरिका की है। लेकिन आज भारत एक कृषि प्रधान देश होते हुए भी, इस लाइन का मतलब क्या है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जनसंख्या का एक लार्ज पोर्शन कृषि क्षेत्र में काम करता है, इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहते हैं। इतना सब होने के बावजूद भी हम मोस्टली फसलों में दूसरे देश के कंपैरिजन में पीछे ही हैं। तो सबसे पहला जो फीचर है वो है उत्पादकता का निम्न स्तर था भाई, सबसे पहला फीचर। दूसरा आप यहाँ पे लिखेंगे उच्च कोटि की संवेदनशीलता। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे लिखेंगे उच्च कोटि की संवेदनशीलता। अब इसका क्या मतलब होता है उच्च कोटि की संवेदनशीलता? इसका मतलब ये है कि अंग्रेजों ने, देखो कृषि जो है वो भाई चलती है पानी के ऊपर, ठीक है, क्योंकि कोई भी फसल हो सबको पानी चाहिए। तो उच्च कोटि की संवेदनशीलता का मतलब ये है कि संवेदनशीलता का मतलब होता है निर्भरता, कि हमारी जो कृषि है ना वो किसके ऊपर निर्भरती? वो निर्भरती वर्षा के ऊपर। वर्षा का मतलब लड़की नहीं है वर्षा, वर्षा का मतलब बारिश, ठीक है। अगर अच्छी बारिश होगी तो अच्छी प्रोडक्शन होगी, कम बारिश होगी तो कम प्रोडक्शन होगी, और अगर बारिश हुई नहीं, सूखा पड़ गया, तो मेरे भाई प्रोडक्शन होएगी ही नहीं। तो हमारी प्रॉपर डिपेंडेंसी किस पे है?
बारिश के ऊपर है मेरे भाई, क्योंकि अंग्रेजों ने ऐसा कोई भी प्रयास नहीं किया था कि वो कुएं खुदवा दें या ट्यूबवेल लगवा दें। उनको हमारे कृषि क्षेत्र में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, जिसकी वजह से हमारे पास पानी के स्रोत नहीं थे और हमारी कृषि को जितना पानी की रिक्वायरमेंट थी उतना पानी नहीं मिल पाता था, तो भाई प्रोडक्टिविटी कम होती थी। तीसरा जो सबसे बड़ा, जो सबसे मेन फीचर है एग्रीकल्चर सेक्टर का, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे, इसको हम कहते हैं ज़मींदारी प्रथा। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, और इसको आप जो है ये भी कह सकते हो, ज़मींदारी प्रथा भी कह सकते हो, या आप इसको जो है भू राजस्व प्रणाली के नाम से भी जान सकते हो। तो अगर मैं इसकी बात करूं, अब ये क्या सिस्टम है, ये बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एक अलग ही सिस्टम चलाया। क्या सिस्टम चलाया, इसके अंदर 3 बंदे थे। पहला जो होता है वो होता है ब्रिटिश सरकार, दूसरा जो होता है वो होता है ज़मींदार, और तीसरा जो होता है वो होता है किसान। ये 3 बंदे होते हैं। तो अब ब्रिटिश सरकार ने क्या सिस्टम चलाया, ब्रिटिश सरकार ने ये सिस्टम बोला ज़मींदारों को कि भाई देखिए बात ऐसी है, घर जैसी है, अगर आप मेरे को एक फिक्स अमाउंट, अगर आप मेरे को एक फिक्स अमाउंट दोगे एज अ टैक्स, तो मैं आपके लिए क्या करूँगी, ये ज़मींदार इन्हीं का ही बंदा है, मीडिएटर की तरह काम करेगा। अगर आप मेरे को फिक्स अमाउंट दोगे एज अ टैक्स, तो मैं क्या करूँगी, मैं आपको ना इनसे ज़मीन छीन के आपको मालिक बना दूँगी। बोलो मंजूर है? आप अगर मुझे फिक्स अमाउंट दोगे, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जो भी बात है, तो मैं इनसे ज़मीन छीन के आपको बना दूँगी। बोलो मंजूर है? और जो ये चाहते हैं वही होगा अभी तो इनने बोला जी ठीक है, बात डन कीजिए, मैं आपको जो है मैं आपको फिक्स अमाउंट दूंगी एज अ टैक्स, आप मुझे मालिक बनाओ ज़मीन का। तो इनने बोला ठीक है जी। तो बात तय हुई। और हाँ, ऐसा क्यों कर रहे हैं एक बारी मैं बता दूं, ऐसा ब्रिटिश सरकार इसलिए कर रही है, किसानों से ज़मींदार क्या करेंगे, लगान वसूल करेंगे। लगान का मतलब होता है किराया। बोलिए नंदिनी। तो ज़मींदार क्या करते थे, ये ब्रिटिश सरकार मतलब जमींदार से कह रही है, जमींदार ब्रिटिश सरकार, बेटा ब्रिटिश सरकार ज़मींदार को कह रही है कि देखिए जी बात ऐसी है, हमें चाहिए, अगर आप हमको, ये इससे कहती है, अगर आप हमको फिक्स अमाउंट दोगे ना एज अ टैक्स, तो मैं आपको ज़मीन का मालिक बना दूंगी, किसान नहीं रहेगा, फिर आप किसान से जो चाहे जैसा चाहे वो कर सकते हैं। तो ब्रिटिश सरकार ज़मींदार को कह रही है, ज़मींदार उस बात के लिए एग्री कर रहा है, और ब्रिटिश सरकार ये भी कहती है बेटा अगर तूने फॉल्ट करा, अगर पैसे नहीं दिए, तो फिर मैं छीन लूँगी सारा अधिकार जितना भी मैं दे रही हूँ तेरे को। अगर तमीज़ से बात हो रही है, अगर बात हो रही है हर 3 महीने में पैसे देने हैं, तो बेटा देने पड़ेंगे। कहीं तू बोले अब भी पैसे नहीं है, अगर तूने ऐसा करा, बीच में फॉल्ट कर दिया, तो भाई मैं तेरे से सारा अधिकार ले लूँगी। तो कह रहा नहीं नहीं, मैं टाइम से दूंगा पैसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ब्रिटिश सरकार ने इसको बोला, बात एग्री हुई, तो अब ज़मीन का मालिक बन गया ज़मींदार। और ये क्या करते थे, अब किसानों के साथ किराया वसूल करने का काम करते थे, लगान कहते हैं इसको। बहुत ही ज़्यादा क्या करते थे, हाई रेंट जो है ये किसानों से चार्ज करते थे, सबसे पहली बात तो। दूसरा ये क्या करते थे, हाँ जी अनम्यूट कीजिए ज़रा। क्योंकि भाई उस टाइम पे हम उनके, देखो उस टाइम पे हम उनके गुलाम थे, तो भाई हम केवल कठपुतली हैं, जैसा जैसा वो चाहेंगे। मैंने बोला कॉलोनियल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि वो कंट्री अपने अकॉर्डिंगली जो वो चाहती है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंधे में है, तो वो जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो वो क्या करते थे, ज़मींदार किसानों से बहुत ही ज़्यादा हाई रेंट चार्ज करते थे, और अगर कभी उन्हें किराया एज अ प्रोडक्शन लेना होता था, मतलब कि कैश नहीं लेना उनको, वो कह रहे हैं जितनी भी फसल उगे ना, उसमें से आप क्या करना, उसमें से 60% मुझे दे देना एज अ किराया, और क्या करना 40% अपने पास रख लेना। ऐसे भी करते थे वो। बताओ जी, टोटल प्रोडक्शन जितनी भी होगी उसका 60% मुझे दे दो, 40% खुद रख लेना।
या वो क्या करते थे, जब चाहे निकाल दिया, जब चाहे रख लिया, जब चाहे निकाल दिया और जब चाहे रख लिया। लो जी, अब ये क्या है, तो इसकी वजह से जो किसान है वो इससे भाई परेशान हो गया। इनके जो संबंध हैं, संबंध का मतलब रिलेशन, ये तो आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे इस वर्ड को। तो जो रिलेशन है इनके, किसके रिलेशन, किसान और ज़मींदार के, वो क्या हो गए, वो अच्छे नहीं थे। किसान परेशान हो गया था ज़मींदार से, लेकिन इसको कुछ कह नहीं सकता ब्रिटिश सरकार को, इसी ने तो कराया है, सारी फसाद की जड़ तो यही है। तो ये जो एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप है, एक ये जो ट्रायंगुलर रिलेशनशिप है ब्रिटिश सरकार, ज़मींदार और किसानों के बीच, ये सिस्टम कहलाता है ज़मींदारी प्रथा या भू राजस्व प्रणाली। तो इस सिस्टम की वजह से ये एग्रीकल्चर सेक्टर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है और कृषि की गतिहीनता का एक प्रमुख कारण है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो प्रोडक्टिविटी डाउन हुई उसका ये सबसे बड़ा रीज़न है। अगले फीचर की अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं कृषि का व्यापारीकरण। अब इसका क्या मतलब होता है, कृषि का व्यापारीकरण? इसका मतलब ये होता है, आपको सबसे पहले क्या समझना है, आपको सबसे पहले ये समझना है, एक वर्ड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको कहते हैं जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह कृषि का क्या मतलब होता है? जीवन निर्वाह कृषि की अगर हम बात करते हैं तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि जब किसान स्वयं के उपभोग के लिए, स्वयं के उपभोग के लिए जब किसान कृषि करता है, बहुत बारी आता है ये एक नंबर में कि जी जीवन निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं, या निर्वाह कृषि भी आप इसको कह सकते हो, केवल निर्वाह कृषि। तो वो आपसे बोलेगा जी जीवन निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं, या निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं। तो आप ये बोलेंगे कि जब किसान स्वयं के उपभोग के लिए क्या करता है, उत्पादन करता है, तो बेटा उस कृषि को जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। अंग्रेजों के आने से पहले किसान यही करता था और केवल क्या उगाता था, केवल गेहूँ, चावल, इनका उत्पादन करता था। वो स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन का क्या मतलब हुआ, अबे अपने परिवार के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए। तो खाते क्या हैं हम, गेहूँ चावल दाल, यही तो खाते हैं और क्या कहते हैं। तो इन फसलों को क्या कहते हैं, इन फसलों को खदान फसलें कहते हैं, फूड क्रॉप्स। तो किसान पहले फूड क्रॉप्स उगाता था क्योंकि उसे खेती अपने परिवार के लिए करनी होती थी, अपने बीवी बच्चों के लिए करनी होती थी। तो अंग्रेजों के आने से पहले 1757 से पहले किसान क्या करता था, ये करता था। लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने क्या करा, अब किसानों की थिंकिंग को चेंज कर दिया। अब अंग्रेजों ने क्या बोला किसानों को कि देखिए भाई, ये तुम कहाँ गेहूँ चावल में लगे हुए हो, आप ये गेहूँ चावल छोड़ो। और मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ जिसका नाम है नगदी फसलें। नगदी फसलें भी कह सकते हो, 3 नाम है इसके। नगदी फसलें भी कह सकते हो आप इसको, गैर खदान फसलें भी कह सकते हो आप इसको, या व्यापारिक फसलें भी आप इसको कह सकते हो। ये कौन सी फसलें होती हैं, जैसे कि जूट, कपास, नील, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये बेटा एक नंबर में बहुत बारी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा नगदी फसल का एग्जाम्पल है, कौन सा व्यापारिक फसल का एग्जाम्पल है। ये हम खाते नहीं हैं। तो जूट, कपास, नील, ये सारी जो फसलें होती हैं ये हम खाते नहीं हैं, इनका यूज़ प्रोडक्टों को बनाने में किया जाता है। तो अंग्रेज क्या कहते हैं किसानों को, अंग्रेजों को इन चीज़ों की ज़रूरत थी अपने देश में। तो अंग्रेजों ने ये देखा कि इन किसानों को फोर्स किया जाए। सर ये, या सर वाणिज्यिक फसलें, हाँ व्यापारिक फसलें या वाणिज्यिक भी कह सकते हो, वाणिज्यिक फसलें एक ही चीज़ है। वाणिज्यिक फसलें, व्यापारिक फसलें, नगदी फसलें, गैर खदान फसलें, कुछ भी कह सकते हो। तो अंग्रेज़ों को इन चीज़ों की ज़रूरत थी
अपने देश में उनके उद्योगों को चाहिए था ये सारी चीज़ें। तो अंग्रेजों ने क्या देखा कि भारत के किसानों को फोर्स किया कि आप ये गेहूं चावल छोड़ो, ये क्या तुम गेहूं चावल में लगे हुए हो, आप हमसे एडवांस में पैसे लीजिए, आप हमसे एडवांस में पैसे लीजिए और ये गेहूं चावल छोड़ो, आप ये फसलें उगाओ, जूट कपास नील। किस आती लक्ष्मी किसको बुरी लगती है, एडवांस में पैसे मिलने हैं। तो किसान तो बेचारा पहले ही कंगला रहता था, 12 महीने उसके ऊपर लोन फंसा रहता था, और आती हुई लक्ष्मी को कौन मना करता है, सभी कहते हैं आने दे, कोई भी मना नहीं करता। तो किसान ने क्या करा, बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया। किसान ने बोला चलो जी ठीक है, मैं अब ये खदान फसलें नहीं उगा रहा, मैं ये गेहूं चावल नहीं, अब आप जो बोलोगे मैं वो उगाऊंगा। अब इसके हानियाँ क्या होगा, इसका हानियाँ ऐसा करने का, सबसे पहले वो आपसे पूछेगा कृषि के व्यापारीकरण से आप क्या समझते हैं, इसका वो आपसे अर्थ पूछेगा। तो आप बोलेंगे कि जब किसान खदान फसलों के स्थान पे कौन सी फसलों को उगाता है, नगदी फसलों को जब उगाता है तो उसे कृषि का व्यापारीकरण कहते हैं। अब ऐसा करने का ड्रॉबैक क्या है, ऐसा करने का ड्रॉबैक ये है कि इससे भूमि का जो उपजाऊपन होता है वो खराब हो जाता है। ठीक है, मतलब कि ये जो नील वगैरह की खेती होती है, इससे भूमि की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो खराब हो जाती है। और अब पहले तो किसान गेहूं चावल खुद उगाता था और कंज्यूम कर लेता था, और अब क्या करना पड़ेगा, अब तो वो गेहूं चावल नहीं उगा रहा, तो अब उसको गेहूं चावल बाज़ार से ख़रीदना होगा, और बाज़ार से ख़रीदने के लिए पैसे भी तो चाहिए। तो पैसे होते थे बेचारे के पास, कभी नहीं होते थे। तो कृषि का व्यापारीकरण क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका अर्थ एग्जाम में आ जाता है। नगदी फसलें किसको कहते हैं, गैर खदान फसलें किसको कहते हैं, ये सब आपको समझना है। कृषि के व्यापारीकरण के अंदर आप लिखेंगे खदान फसलों के स्थान पे नगदी फसलों का उत्पादन करना कृषि का व्यापारीकरण कहलाता है, ये आप यहाँ पे लिखोगे। फिर इसको किसान, अब इसको खाते थोड़ी हम, इसको तो बाजार में बेच के लाभ कमाते हैं, तो नगदी फसलों को वो उगाता था, बेच के बाहर लाभ कमाता था। तो हमने यहाँ पे जो है बेटा 4 फीचर पढ़े हैं, और एक और लिख देंगे यहाँ पे, 5वां फीचर और लिख देंगे। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो ये ज़मींदारी प्रथा चली, कृषि का व्यापारीकरण हुआ, इन सब चीज़ों से जो 2 बंदे हैं, पहला जो है वो है भूमि का स्वामी, जिसको हमने ज़मींदार के नाम से जाना, और तथा भूमि का स्वामी तथा उसे जोतने वाला किसान, इनके बीच में रिलेशन क्या हो गए, इनके बीच में रिलेशन जो है वो ख़राब हो गए। तो भूमि का स्वामी और उसे जोतने वाला किसान, उसके रिलेशन ख़राब हो गए। इस चीज़ को क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे भूमि का स्वामी और उसे जोतने वाले किसानों के बीच चौड़ी खाई, ये लिखेंगे इस चीज़ को, कि भाई उन दोनों के रिलेशन ख़राब हो गए, उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था किसानों का, लेकिन वो बेचारा मजबूर था, सहता था, कृषि को छोड़ के जाएगा का, और कुछ रोज़गार का कोई अवसर ही नहीं था। तो ये अगर आपसे 5 फीचर मैंने आपको बताए हैं, अगर आपसे पूछ ले एग्रीकल्चर सेक्टर के क्या क्या फीचर्स थे, या क्या कहते हैं एग्रीकल्चर की क्या स्थिति थी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, तो आपको बेटा ये 5 पॉइंट जो है लिख के आने हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे सेक्टर के रिगार्डिंग। अगला जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, अगला जो टॉपिक है ये है जनांकीय रूपरेखा। ठीक है, मैं पहले अभी आसान वाला पढ़ा रहा हूँ, तो ज़रा ध्यान से देखेंगे। जनांकीय रूपरेखा का क्या मतलब होता है, जनांकीय रूपरेखा का मतलब होता है डेमोग्राफिक। मतलब क्या हुआ इसका मतलब होता है ब्रिटिश शासनकाल के टाइम जनसंख्या के बारे में बताना, ये होता है इसका मतलब, जनसंख्या के बारे में बताना। हाँ जी नंदिनी, रिकॉर्ड हो रहा है। जनांकीय रूपरेखा का मतलब होता है जनसंख्या के बारे में बताना। तो बेटा ये जो टॉपिक है पूरा का पूरा डेटा के ऊपर है,
आपको इस टॉपिक के अंदर मैं कुछ डेटा बता रहा हूँ जो कि आपको घोल के पी जाना है, फाड़ के ले जाना है, क्योंकि उसके ऊपर 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। आपको सबसे पहले कुछ डेटा लर्न करने हैं, ठीक है, 6 से 7 डेटा है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, हमें ये पढ़ना है ब्रिटिश शासनकाल के टाइम जन्म दर कितनी थी। सबसे पहली बात तो जन्म दर कितनी थी, तो बस डेटा याद करना है यहाँ पे और कुछ भी नहीं। तो आप बोलोगे 48 प्रति 1000। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई मृत्यु दर कितनी थी, तो मृत्यु दर की अगर बात करें तो आप बोलोगे 40 प्रति 1000। तीसरा अगर मैं आपको बोलूं शिशु मृत्यु दर कितनी थी, ये बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, इसको IMR कहते हैं शॉर्ट में। इसका बेटा अर्थ भी आता है एग्ज़ाम में और डेटा भी आता है एग्ज़ाम में। पहले तो आपको ये समझना है भाई, पहले आप समझिए मृत्यु दर का क्या मतलब है और जन्म दर का क्या मतलब है। अगर 1000 बंदों को एक कमरे में बंद कर दिया जाए एक पर्टिकुलर टाइम में, तो ये तय 40 बंदे मरेंगे ही मरेंगे। और अगर एक पर्टिकुलर टाइम में एक बंदों को बंद कर दिया जाए तो 48 ज़्यादा ही निकलेंगे। वो तो है जन्म दर और मृत्यु दर। लेकिन हम बात कर रहे हैं शिशु मृत्यु दर, ये क्या होती है, तो वो सारे, एक मिनट, वो सारे के सारे बच्चे जो 1 साल होने से पहले ही, 1 साल होने से पहले ही क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। तो इसका अर्थ बहुत बारी आता है एग्जाम में। तो आप लिखेंगे वो सभी बच्चे जो 1 साल पहले होने से ही मर जाते हैं, उसको IMR कहते हैं। और उस टाइम पे ये कितना था, 218 प्रति 1000। ये डेटा आपको बेटा ध्यान रखना है, 218 प्रति 1000। जन्म दर का मतलब और मृत्यु दर का मतलब मैंने ये बोला कि अगर मैं एक पर्टिकुलर टाइम में 1000 बंदों को एक कमरे में बंद कर दूँ, तो मृत्यु दर का मतलब मैं बोल रहा हूँ 40 प्रति 1000, तो 40 बंदे मरेंगे ही मरेंगे, ये तय है। और अगर मैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 1000 बंदों को बंद करूं तो 48 ज़्यादा ही निकलेंगे, वो जन्म दर है। तो जन्म दर कितनी थी, मृत्यु दर कितनी थी, शिशु मृत्यु दर कितनी थी। अगला जो कॉन्सेप्ट है इसको हम कहते हैं जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का क्या मतलब होता है, तो जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि एक बंदा ऑन एन एवरेज कितना जिएगा, तो उस टाइम पे ऑन एन एवरेज है बेटा ये 32 साल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 32 का हुआ तो अब वो लुढ़केगा ही लुढ़केगा। एवरेज का मतलब होता है कि भाई ठीक है वो 30, 32, 35, 36, 38 ऑन एन एवरेज, माध्य जो मीन निकालते थे सांख्यिकी के अंदर, वो होता है एवरेज। तो एवरेज इसका ये नहीं है 32 का होगा तो अब तो से बोलेंगे अब तो बेटा तो लुढ़केगा, ऐसा नहीं है। 32, 30, 32, 40 हो सकता है 40 भी जी जाए वो, तो एवरेज एक करेक्ट मेजरमेंट नहीं होती है। तो उस टाइम पे ये कितना था, 32 साल, क्योंकि हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा बेकार था। ये डेटा आपको जो है घोल कर पी जाना है। अगला जो है वो है साक्षरता दर। साक्षरता दर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो लोग पढ़ लिख सकते हैं, जो लोग पढ़ लिख सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं साक्षरता दर। तो ये कितनी थी, ये थी 16%। और अगर महिलाओं की हम बात करें, महिलाओं की 16% तो टोटल थी, महिलाओं की अगर हम बात करें तो केवल और केवल 7%। लो जी, मतलब पुरुषों की ज़्यादा थी। अच्छा ये है साक्षरता। एग्जाम में आ जाता है निरक्षरता। अब बच्चा पढ़ के जाता है साक्षरता, साक्षरता का मतलब क्या होता है, जो पढ़ लिख सकते हैं। तो निरक्षरता का मतलब क्या होगा, अबे जो पढ़ लिख नहीं सकते, जो अनपढ़ है। निरक्षरता का मतलब क्या होता है, अनपढ़। तो अबे जब पढ़े लिखों की संख्या 16% है तो अनपढ़ों की कितनी होगी, 84% होगी। टोटल 100% होती है। तो एक बारी ध्यान से देख लेना, पढ़े लिखों की पूछ रहा है या अनपढ़ की पूछ रहा है।
साक्षरता पूछा है या निरक्षरता पूछा है, क्योंकि पूछ रहा होता है साक्षरता, एग्जाम में बच्चा लिख के आ जाता है निरक्षरता। ये 6 डेटा आपको ध्यान रखना है। अभी दो तीन बातें मैं और बताऊंगा जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको ज़रा समझनी है। लेकिन उससे पहले ये 6 डेटा आपको घोल के पी जाना है। सबसे पहली बात तो ये 6 डेटा जो मैंने आपको बताया है, ये 6 डेटा आपको क्या करना है, घोल के पी जाना है। लेकिन इसी के अंदर ये 6 तो इम्पॉर्टेंट है ही, इस 6 के अलावा दो डेटा इसके अंदर ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने बोला टॉपिक का नाम क्या था, मैंने बोला टॉपिक का नाम है जनांकीय रूपरेखा, डेमोग्राफिक कंडीशन, जनसंख्या के बारे में डिस्क्राइब करना। तो आप देख लीजिए यहाँ पे सारे जो पॉइंट हैं वो जनसंख्या के बारे में ही बता रहे हैं। जन्म दर कितनी थी उस टाइम पे, मृत्यु दर कितनी थी, शिशु मृत्यु दर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गोल के पी जाइएगा। वो सारे बच्चे जो 1 साल पहले ही होने से मर जाते हैं, 218 प्रति हज़ार, जीवन प्रत्याशा का मतलब एक बंदा ऑन एन एवरेज कितना जिएगा, ये सारी चीज़ें डेमोग्राफिक के अंदर आती हैं। लेकिन अब आपको ज़रा एक चीज़ और समझनी है जो कि मैंने बोला यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक वर्ड हम यहाँ पे लिखते हैं जिसका नाम है, एक वर्ड हम यहाँ पे लिखते हैं जिसका नाम है छोटी और खंडित ज्योत क्या है, बता दीजिए। ये भाई अभी कृषि में आएगा, वहाँ पे मैं अभी आपको बताऊंगा, ये कृषि में आएगा, अभी बता रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए ज़रा। जनांकीय संक्रमण, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है ये क्या होता है, इसके अंदर 3 तरीके की अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहला होता है अवस्था 1, दूसरा जो होता है ये होता है अवस्था 2, और तीसरा जो होता है ये होता है अवस्था 3। पहली अवस्था में क्या होता है, पहली अवस्था के अंदर जो जन्म दर होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, और जो मृत्यु दर होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। कौन सी, अल्प विकसित जो देश होते हैं, अल्प विकसित, उनकी यही कंडीशन होती है। दूसरी अवस्था की अगर हम बात करें तो जन्म दर जो है वो तो हाई होती है, लेकिन मृत्यु दर क्या हो जाती है, मृत्यु दर जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि कंट्री अपना हेल्थ स्ट्रक्चर अच्छा कर लेती है। ऐसा जो है विकासशील देशों के साथ होता है, डेवलपिंग। तीसरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जन्म दर जो है वो भी डाउन होती है, और मृत्यु दर जो है वो भी क्या होती है, डाउन होती है, दोनों ही डाउन होते हैं। ऐसा क्या होता है, ये होता है विकसित देशों के साथ, डेवलप्ड। अल्प विकसित का मतलब अंडर डेवलप, विकासशील का मतलब डेवलपिंग, जो डेवलप हो रहा है, और विकसित मतलब जो डेवलप हो चुका है। तो भाई टॉपिक का नाम है नंदिनी जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, ये टॉपिक हमको समझना है। मैंने बोला जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के अंदर 3 तरीके की अवस्थाएं होती हैं, अवस्था 1, अवस्था 2 और अवस्था 3। पहली अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही हाई होती हैं। दूसरी अवस्था में जन्म दर तो ज़्यादा होती है लेकिन मृत्यु दर कम होती है, और तीसरी अवस्था में दोनों ही डाउन होती हैं। और कैसा कैसा होता है, ये वाली स्थिति कहाँ देखने के लिए मिलती है, अल्प विकसित देशों में, ये वाला विकासशील देशों में, और ये वाला विकसित में। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको वो बोलेगा कि जी महाविभाजन का वर्ष क्या किसको कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो आपको बोलेगा कि इनमें से किस ईयर को महाविभाजन का वर्ष कहते हैं। महाविभाजन इंग्लिश में इसको अगर हम बात करें तो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है 1921, ये इसका आंसर है। 1921 जो साल है ना उसको महाविभाजन का वर्ष कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है जी क्यों कहते हैं, क्या हुआ था जी ऐसे इसमें, तो इसमें ये हुआ था कि भारत
पहले तो अवस्था 1 में था, लेकिन 1921 में वो अवस्था 2 में आया, इसलिए इसको महाविभाजन वर्ष के नाम से जानते हैं। तो अगर वो आपको ये बोले, दो तरीके से पूछता है वो क्वेश्चन इसमें, या तो सीधा ही पूछ लेगा कि जी महाविभाजन का वर्ष जो है कौन सा है बताइए, तो आप लिख दोगे जी 1921, क्योंकि आपको पता चल गया। या वो क्वेश्चन घुमा देगा, क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट डाल देगा, वो बोलेगा उस वर्ष का वो वर्ष बताइए जिसमें भारत ने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में अवस्था 1 से अवस्था 2 में कदम रखा। अब उनने घुमा दिया क्वेश्चन, क्या बोला उनने, उस वर्ष वो वर्ष बताइए जिसमें भारत ने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में अवस्था 1 से अवस्था 2 में कदम रखा। अबे तो वही तो बात है, मैंने क्या बोला, उसको 1921 को महाविभाजन का वर्ष क्यों कहते हैं, क्योंकि इस वर्ष में भारत ने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में पहले हम पहली अवस्था में थे, लेकिन उसके बाद 1921 में हम दूसरी अवस्था में आए। तो भाई क्वेश्चन कुछ भी पूछे, वो चाहे ऐसे पूछे या वैसे पूछे, आंसर तो 1921 ही है। तो ये 1 नंबर का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कितने भी आप पेपर दे दीजिए ये बहुत बारी एग्ज़ाम में आता है। अच्छा जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, जैसे कि हम जानते हैं कि जी जनगणना होती है, हर 10 साल बाद जो है जनगणना होती है, तो वो आपसे पूछेगा कि जी पहली जनगणना कब हुई थी, सबसे पहली जनगणना, सबसे पहली बार जनगणना जो है, पहली जनगणना कब हुई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई सबसे पहली जो जनगणना है वो 1881 में हुई थी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। और तब से हर 10 साल बाद, हर 10 साल बाद क्या होती है, जनगणना की जाती है। ये भी एग्ज़ाम में पूछ लेता है, क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता होता कि जनगणना कितने सालों बाद होती है। वो बोलेगा जी जनगणना 5 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद। तो हर 10 साल बाद जनगणना होती है। और पहली बारी सबसे पहले कब हुई थी, 1881 में, ब्रिटिश शासनकाल के टाइम। तब से हर 10 साल बाद क्या होती है, जनगणना की जाती है। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। तो ये जो डेटा है बेटा, ये जो ऊपर हमने 6 डेटा पढ़े थे, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ये 7th पॉइंट और ये 8 पॉइंट, भले ही ऊपर के 6 आए या ना आए, लेकिन ये दोनों तो आपको गोल के पी जाने हैं। ये तो आपको याद रखना ही रखना है कि पहली जनगणना कब हुई थी और ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन सा होता है। तो इतना आपको डेटा, ये 8 पॉइंट डेमोग्राफिक प्रोफाइल के अंदर आपको ध्यान रखने हैं। तो 2 सेक्टर हमने अभी पढ़े हैं, कृषि क्षेत्र और जनांकीय रूपरेखा। कृषि क्षेत्र के अंदर अगर एक और पॉइंट आप लिखना चाहो तो एक और पॉइंट आप लिख सकते हो, अगर आप ऐड ऑन करना चाहते हो, छोटी और बिखरी जोतें या छोटी और खंडित जोतें। ये 2 बच्चे पूछ रहे हैं। तो छोटी और बिखरी जोतों का मतलब होता है, पहले तो आपको जोत का मतलब पता होना चाहिए। जोत, जोत का मतलब क्या होता है, जोत का मतलब होता है जिस भूमि के टुकड़े पे किसान खेती करता है उसको जोत कहते हैं। तो कह रहे हैं जोत जो है, एक तो वो छोटी है, छोटी का मतलब बहुत बड़ा एरिया नहीं है जिस पे फार्मर खेती कर रहा है, छोटा सा एरिया है। और खंडित कह लो या बिखरी हुई कह लो, दोनों एक ही चीज़ें होती है। इसका मतलब है कि अगर 1 एकड़ ज़मीन किसान के पास लक्ष्मी नगर में है, तो भाई दूसरी ज़मीन जो है किसान के पास नोएडा में है, तीसरी जो है द्वारका में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अलग अलग लोकेशन पर है। 1 एकड़ ज़मीन यहाँ है, 1 एकड़ ज़मीन यहाँ है, 1 एकड़ ज़मीन यहाँ है। तो आपका ही जो है हाँ जी, तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा इसमें। तो पहले लक्ष्मी नगर करोगे खेती, फिर नोएडा करोगे, फिर द्वारका करोगे। अगर ये आपको इकट्ठी अगर 3 एकड़ ज़मीन अगर एक ही जगह मिल जाती तो आपका टाइम बचता, पैसे बचते, कॉस्टिंग बचती, प्रोडक्शन ज़्यादा होती, तो मज़े आ जाते आपके। तो ऐसा उस टाइम पे नहीं था, किसान के पास ज़मीनें तो थी, अलग अलग जगह पे थी, और जो भूमि का जो टुकड़ा था वो भी बहुत कम हुआ करता था। तो अगर ये आप ऐड करना चाहते हो, कृषि वाले छोटी और बिखरी जोतें, तो ये भी आप वहाँ पे जो है मोहित 3 बार ही बता दिया यार,
ये अभी हम आगे कृषि वाला भी चैप्टर आएगा, वहाँ पे भी हम पढ़ेंगे, अभी इसको अभी यहीं छोड़ दीजिए, अभी कृषि वाला आएगा। अगला जो सेक्टर है जिसके बारे में हमको पढ़ना है, इसका मतलब है व्यवसायिक ढांचा। व्यवसायिक ढांचा का क्या मतलब होता है? ये बहुत छोटा है, 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है। इसमें बस आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें भी डेटा का ही याद रखना है, लेकिन इसका अर्थ एग्ज़ाम में बहुत बारी पूछा जाता है 1 नंबर का। तो आपको क्या लिखना है, आपको इसके अर्थ के अंदर ये लिखना है कि इसका अभिप्राय कार्यशील जनसंख्या का, इसका अर्थ गोल के पी जाइएगा, 1 नंबर में आता है ये, इसका अभिप्राय कार्यशील जनसंख्या का अर्थव्यवस्था के, कार्यशील जनसंख्या का अर्थव्यवस्था के प्राथमिक कौमा द्वितीयक कौमा तृतीयक कौमा तृतीयक 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 क्षेत्रों में, तृतीयक क्षेत्रों में वितरण, तृतीयक क्षेत्रों में वितरण से है। अब ये क्या कह रहा है भाई साहब, अब जरा इसका समझिए। टॉपिक का नाम है व्यावसायिक ढांचा। अब ये क्या कहना चाह रहा है, व्यावसायिक ढांचे का मतलब क्या होता है? व्यावसायिक ढांचे का मतलब ये होता है कि मेरे भाई, हम ये जानते हैं कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर 3 तरीके के क्षेत्र होते हैं, 3 तरीके के। पहला जो होता है वो होता है प्राथमिक, दूसरा जो होता है वो होता है द्वितीयक, और तीसरा जो होता है वो होता है तृतीयक, या आप इसको जो है सेवा क्षेत्र के नाम से भी जान सकते हो। तो व्यावसायिक ढांचे का मतलब ये होता है कि जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कितना द्वितीयक में काम करते हैं, और कितना तृतीयक में काम करते हैं। देखिए क्या लिखा उसने, कार्यशील जनसंख्या का मतलब जो लोग काम करते हैं वो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं, द्वितीयक में काम करते हैं, तृतीयक में काम करते हैं। कितना कितना पोर्शन प्राथमिक में काम कर रहा है, कितना द्वितीयक में और कितना तृतीयक में, इट्स कॉल्ड व्यावसायिक ढांचा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि उस टाइम पे 72.7% प्राथमिक क्षेत्र में लोग लगे हुए थे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय। अगर इसको एग्जाम में 72.7 ना लिख के आए, 72 लिखा हुआ है तो 72 पे ही टिक लगाना है। कहीं बोलो 0.7 तो उनने लिखा ही नहीं, तो 72 लिखा हुआ है या 72.7 लिखा हुआ है, एक ही चीज़ है। द्वितीयक में आएगा 10.1%, तो अगर ये 10% लिख के आए तो 10 पे ही लगाना है। और तृतीयक की अगर हम बात करें तो 17.2% या 17 अगर लिख के आए या 18 भी लिख के आए लगा दीजिएगा, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 17 लिख के आए 17 ठीक है, ये 72 लिख के आए 72 ठीक है, 10 लिख के आए 10 ठीक है। कहीं बोलो मैं तो 17.2 पढ़ के आया था तो मिला ही नहीं, क्वेश्चन गलत आ गया, ऐसा नहीं है। 72.7 को वो 72 लिख देता है। तो ये 3 चीज़ें, इसमें बस ये 3 ही डेटा याद रखना है कि पूरी पॉपुलेशन होती है 100%। 100% में से मतलब अगर 100 बंदे हैं देश के अंदर तो 100 में से 72 बंदे प्राथमिक में काम कर रहे हैं, 10 बंदे द्वितीयक में काम कर रहे हैं और 17 बंदे तृतीयक क्षेत्रों के अंदर काम कर रहे हैं। तो इसका अर्थ आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 1 मार्क्स में रिपीटेड है, एग्ज़ाम में आता ही आता है। और ये डेटा तीनों का तीनों, इसमें से 1 नंबर का कोई सा भी डेटा आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं और इसमें आप, हाँ जी भाई सर ये 97 की बात हो रही है ना? हाँ जी, ब्रिटिश शासनकाल के टाइम की बात हो रही है, ये उस टाइम की बात हो रही है। अगला जो सेक्टर है आपको, अगला जो सेक्टर है जो आपको ध्यान रखना है, इसको हम कहते हैं निम्न आर्थिक विकास। निम्न आर्थिक विकास, इसके अंदर हम क्या बात करेंगे, इसके अंदर हम बात करेंगे, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसके अंदर हम बात करते हैं देश के विकास की, इसके अंदर हम बात करते हैं जीडीपी की, इसके अंदर हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय की, इसके अंदर हम बात करेंगे
प्रति व्यक्ति आय की कि उस टाइम पर ये सारी चीज़ें कितनी थी, देश कैसा कर रहा था, ग्रो कर रहा था, नहीं कर रहा था, कितनी देश की राष्ट्रीय आय थी, कितनी प्रति व्यक्ति आय थी। ये भी बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केवल डेटा याद करना है और इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। 3 डेटा मैं इसके अंदर आपको बता रहा हूँ जो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझने हैं। 3 से 4 डेटा होंगे। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि अंग्रेज़ों ने हमारी जीडीपी कितनी है, हमारी राष्ट्रीय आय कितनी है, हमारी मतलब भारत की जीडीपी राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय कितनी है, उनको क्या फ़र्क पड़ता है, उनको अपने देश से लेना देना, उनको भारत का क्या करना। तो बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, कितनी है कितनी नहीं है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था इस चीज़ में। तो वो उसको मेज़र करने के लिए उन्होंने कोई एफर्ट भी नहीं किए, कितनी है कितनी नहीं भाड़ में जाए। लेकिन कुछ अर्थशास्त्री ऐसे हैं जिन्होंने इसको मेज़र करने के प्रयास किए थे। तो आपको वो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलेगा, उन अर्थशास्त्रियों के नाम बताइए जिन्होंने ब्रिटिश शासनकाल के टाइम भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को नापने के प्रयास किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन। तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, दादाभाई सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट नाम है ये, दादाभाई नौरोजी। यहाँ पे हम लिखेंगे दादाभाई नौरोजी, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट नाम है। अगला जो नाम है इसको कहते हैं VKRV राव। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट नाम, 3 नाम याद रखने हैं कम से कम, दादाभाई नौरोजी, VKRV राव, ये तो रखने ही रखने हैं, ये दोनों भले ही और कोई रखो या ना रखो। और क्या कहते हैं, और रख लीजिए फिडले शहराज। क्या बोल रहे हो, लेकिन इसमें RKRV राव लिखा है। RKRV राव कर लीजिए, बेटा VK ही तो है, VKRV राव, VK ही है, RK नहीं है। RK VK आगे पीछे लिखा हुआ होगा आपकी बुक में, इसको राव भी बोल देते हैं, RK राव भी बोल देते हैं इसको। आपकी संदीप घर की अगर बुक है RK राव भी लिखा हुआ हो सकता है। हाँ जी, हाँ वरुण। सर ये PK राव लिखा आपने, RK राव लिखी है, RKRV राव। ओहो सॉरी, माय मिस्टेक। अच्छा ये कह रही थी नंदिनी। ओह ये बोलो ना, मैंने बोला कुछ लिखा कुछ। VKRV राव। तो बेटा ये दोनों तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रखने हैं। और तीसरा है फिडले शहराज। 3 तो याद रखने ही रखने हैं, क्योंकि वो बोलेगा उन 2-3 अर्थशास्त्रियों के नाम बताइए, तो 3 लिख दीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन ये दोनों इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं, ये दोनों इतने खास क्यों हैं। अगला क्वेश्चन ये है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो दादाभाई नौरोजी है ना, इन्होंने प्रथम प्रयास किया था। प्रथम प्रयास किस चीज़ का प्रथम प्रयास, कि भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय कितनी है, इसलिए इसलिए इनका नाम सबसे पहले आएगा। फर्स्ट टाइम अगर वो आपसे पूछे पहली बार भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को मापने का प्रयास किसने किया था, तो आपको लिखना है दादाभाई नौरोजी। अच्छा, उसके बाद है कि ये बंदा इतना खास क्यों है, VKRV राव। और अब इसके अंदर और भी हैं, VKRV राव है, फिडले शहराज है। अगला और लिख देते हैं, चलो हम विलियम, यहाँ पे हम लिख देते हैं विलियम डिग्बी, ये लिख देते हैं यहाँ पे। तो और भी अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने मेज़र किया, लेकिन मैं कह रहा हूँ यही क्यों इतना खास है इसके अंदर, VKRV राव। तो मेज़र तो सबने करी, लेकिन इसका जो अनुमान था ना, मतलब इसने जो बताया वो बहुत ही ज़्यादा करेक्ट माना जाता है, कि इसका अंदाज़ा, इसका जो अनुमान है वो बहुत ही ज़्यादा करेक्ट है। और कितना है ये आपको ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन है, कौन सा वो अर्थशास्त्री जिन्हें प्रथम प्रयास किया, दादाभाई नौरोजी। कौन सा वो अर्थशास्त्री है जिसका अनुमान बहुत ही ज़्यादा सटीक माना जाता है, बिल्कुल करेक्ट माना जाता है, VKRV राव। और उस टाइम पे भारत की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, या VKRV राव के अनुसार कितना था। तो आपको ये ध्यान रखना है, नेशनल इनकम में 2% और पर कैपिटा इनकम, PCI का मतलब है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति कितना कमा रहा है,
तो 2% से कम दर जो है हर साल हमारी राष्ट्रीय आय 2% से भी कम से बढ़ रही थी, और जो पर कैपिटल इनकम है वो है 0.5%, आधी रेट की दर से जो है बढ़ रही थी। ये तीनों डेटा बेटा रिपीटेड है, एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, तो ये बातें आपको घोल कर पी जानी है। एक कॉपी मैंने बनाने के लिए बोली है, वहाँ पे ये सारा डेटा आपको घोल के पी जाना है। इस टॉपिक के अंदर मैंने बोला निम्न आर्थिक विकास, इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, इस टॉपिक के अंदर आपको ये पढ़ना है कि देश की जीडीपी, देश की राष्ट्रीय आय, देश का प्रति व्यक्ति आय, ये सब जो है कितना था। अच्छा जी, अगला हम बात करते हैं, अगला सेक्टर जो है ये है आपका आधारिक संरचना। आधारिक संरचना का क्या मतलब होता है, तो ये आप ज़रा ध्यान से समझेंगे। आधारिक संरचना दो तरीके की होती है। पहली जो होती है ये होती है आर्थिक, और दूसरी जो होती है ये होती है सामाजिक। सामाजिक के अंदर क्या आता है कि देश के अंदर एजुकेशन स्ट्रक्चर कैसा है, स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, लोग रहना वगैरह, ये सब चीज़ें कैसी हैं, ये तो आता है सोशल के अंदर। एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, लोग का रहन सहन, आवास का मतलब रहना, ये तो आता है सामाजिक के अंदर कि देश में ये सब सुविधाएं कैसी हैं, एजुकेशन कैसी है, हेल्थ कैसी है, मतलब अस्पताल वगैरह है या नहीं है, वहाँ पे लोग बीमारियों का इलाज है या नहीं है। आर्थिक के अंदर बात करें तो इसके अंदर रोड, ब्रिज, यातायात, ट्रांसपोर्टेशन, रोड, ब्रिज, सड़कें, सड़कों को ही तो कहेंगे रोड, ब्रिज, सड़कें, यातायात, सूचना, ये सारी की सारी चीज़ें आर्थिक के अंदर आती है कि देश के अंदर ये क्या है, देश के अंदर रोड, ब्रिज, यातायात, सड़कें, सूचना वगैरह, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें हैं या नहीं हैं। तो आप, हमारे टॉपिक का नाम है कि ब्रिटिश शासनकाल के टाइम हमारी आधारिक संरचना कैसी थी, आर्थिक भी और सामाजिक भी। क्या रोड, ब्रिज, सड़कें, यातायात ये सब था उस टाइम पे, शिक्षा, स्वास्थ्य ये सब था या नहीं था, अंग्रेजों ने कुछ किया था हमारे लिए या नहीं किया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सामाजिक की अगर बात करें तो यहाँ तो भाई भूल जाओ, नो डेवलपमेंट, यहाँ तो उन्होंने कुछ नहीं किया था। एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर की तो अभी हम पढ़ के आए हैं, मृत्यु दर, जन्म दर, शिशु मृत्यु दर आसमान छू रही थी, तो एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में तो उन्होंने कुछ नहीं करा। सामाजिक तो भूल जाओ। उन्होंने रोड बनवाई, हाँ जी, ब्रिज बनवाए, हाँ जी, यातायात लाए, हाँ जी, रोड भी बनवाई, ब्रिज भी बनवाए। यातायात के अंदर अभी हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट, यातायात के अंदर क्या आएगा बेटा, रेल आएगी, हवाई जहाज आएंगे, ये सारी चीज़ें आती हैं यातायात के अंदर। तो यातायात के कुछ साधन लेके आए, हाँ जी, रेल लेकर आए थे। सूचना के अंदर लोग अपना कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, बातचीत वगैरह कैसे करते हैं, इसको सुधारा, हाँ जी, सारी चीज़ें हाँ जी हैं जी। आर्थिक के अंदर सारी चीज़ें हाँ जी हैं। रोड भी बनवाई, हाँ जी भाई साहब, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, मतलब उन्होंने आर्थिक में तो डेवलपमेंट की है, आर्थिक के अंदर तो भाई विकास किया है, हम सब में हाँ जी कर रहे हैं कि जी रोड भी बनवाई, ब्रिज भी बनवाए, और जी यातायात भी लेकर आए, सड़कें भी बनवाई, और जी सूचना भी उन्होंने उनको सुधारा, कम्युनिकेशन का माध्यम कि लोग कैसे बातचीत करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया भाई, आर्थिक में तो किया उन्होंने, सामाजिक में नहीं किया। आर्थिक में विकास किया, सामाजिक में नहीं किया, तो आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, अब जरा हम यहाँ पे समझते हैं। अभी हम अगले सेक्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया। वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि अंग्रेज क्या चाहते थे। अभी हमने औद्योगिक क्षेत्र नहीं पढ़ा है। अंग्रेज ये चाहते थे कि इंडिया के अंदर, पहले इंडिया जो है फेमस हुआ करता था हैंडीक्राफ्ट की चीज़ों में। इंडिया के अंदर हाथ से बनी वस्तुएं बहुत ही ज़्यादा बिकती थी। लेकिन पहले ज़रा आप यहाँ पे समझिए, चलो इसको भी यहीं रुक दीजिए।
एक जरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए। हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले औद्योगिक क्षेत्र की। औद्योगिक क्षेत्र के किस तरीके के हालात थे। औद्योगिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्री सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर की बात करनी है। तो हमें ये बताना है क्या अंग्रेज़ों ने भारत के अंदर इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगाई हैं या नहीं लगाई हैं, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत जो है इसको हम कहते हैं हस्तशिल्प उद्योग। हस्तशिल्प उद्योग का मतलब क्या होता है, ऐसे उद्योग जो हाथ से बनी वस्तुएं बनाता है उसको हस्तशिल्प उद्योग कहते हैं। तो भारत पहले, अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत के अंदर सारे उद्योग कौन से थे, भारत के अंदर सारे उद्योग हस्तशिल्प उद्योग थे। मतलब भारत हाथ से बनी वस्तुएं दूसरे देशों को बेचता था। फेमस था भारत हाथ से बनी वस्तुओं के काम के लिए, एक से एक चीज़ें हम दूसरे देशों को बेचते थे। सारी इंडस्ट्री भारत के अंदर इसकी थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इसको कहते हैं। हैंडीक्राफ्ट कहते हैं सर? हाँ जी, हाँ जी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो भाई भारत तो फेमस था अंग्रेज़ों के आने से पहले, लेकिन फिर अंग्रेज आए और हमारा जीना आराम हो गया। फिर अब उन्होंने क्या करा, हमें ये बताना है इस टॉपिक के अंदर, क्या अंग्रेज़ों ने आके और हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्रियाँ लगाई या और कोई सी इंडस्ट्री लगाई। औद्योगिक क्षेत्र का मतलब है हमें यहाँ पे ये बताना है कि अंग्रेज़ों ने इंडस्ट्री वगैरह लगाई है या नहीं लगाई। तो दो वर्ड आपको समझने हैं बेटा। पहला जो वर्ड है ये है औद्योगिकरण, पहला वर्ड है औद्योगिकरण। और दूसरा क्या वर्ड है, दूसरा वर्ड है विउद्योगीकरण। पहला वर्ड है औद्योगिकरण और दूसरा वर्ड है विउद्योगीकरण। तो पहले आप जरा इसका मीनिंग समझिए। औद्योगिकरण का मतलब होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, नई नई इंडस्ट्री लगाना, नए नए उद्योग लगाना। लेकिन विउद्योगीकरण का क्या मतलब होता है, विउद्योगीकरण का मतलब होता है जो लगे हुए हैं उन्हें भी हटा देना, उन्हें भी हटा देना। लो जी, लगा तो नहीं रहे, उल्टा जो लगे हुए हैं उनको भी हटा रहे हैं। तो आपको ये लिखना है कि अंग्रेज़ों ने ये नहीं करा उस टाइम पे, भारत के अंदर उद्योगीकरण नहीं करा, नए नए उद्योग नहीं लगाए, उल्टा उन्होंने क्या कर दिया, विउद्योगीकरण कर दिया। विउद्योगीकरण का मतलब जो लगे हुए थे उनको भी हटा दिया। कौन से लगे हुए थे, तो मैंने अभी आपको बोला भारत के अंदर कौन से उद्योग लगे हुए थे पहले, हाथ से बने हुए उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी। तो भाई क्वेश्चन ये है कि जी अंग्रेजों को इससे क्या मिला, ये जो लगे हुए थे इनको हटा के उनको क्या मिला। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा अंग्रेजों ने विउद्योगीकरण क्यों किया। इसको कहते हैं दोहरा ध्येय। दोहरा ध्येय का मतलब कोई दो उद्देश्य बताइए। दोहरा ध्येय आपको याद रखना है क्योंकि दो उद्देश्य नहीं लिख के आते एग्जाम में। वो बोलेगा कोई दो उद्देश्य बताइए कि अंग्रेजों ने ऐसा क्यों करा, विउद्योगीकरण क्यों करा अंग्रेजों ने। विउद्योगीकरण के दोहरे ध्येय का दोहरा ध्येय बताइए क्या होता है। तो ये दोहरा ध्येय वर्ड बहुत ही अजीब है, लेकिन ध्यान रखना है कि क्या है इसका मतलब। दोहरा ध्येय का मतलब है कोई दो ऑब्जेक्ट बताने हैं कि अंग्रेजों ने आखिर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को क्यों हटा दिया। तो अब जरा रामायण कथा समझिए। अंग्रेजों ने ये देखा कि जो भारत है ना, भारत के पास कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, बहुत ही ज़्यादा। और इंग्लैंड के अंदर जो इंडस्ट्रीज थी उनको कच्चा माल चाहिए था। तो उन्होंने देखा कि भाई भारत के पास जो कच्चा माल बहुत है, तो भारत से वो क्या करते थे, भारत से बहुत ही कम दरों पर कच्चा माल लेकर जाते थे। हमसे ले गए मान लो 20 रुपये का, एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक। और फिर इंग्लैंड के अंदर क्या होता था, इंग्लैंड के अंदर जो इंग्लैंड के उद्योग थे वो मशीन की मदद से क्या करते थे, उस कच्चे माल को तैयार माल में बदल देते थे, फिनिश गुड्स में।
तो भारत से कच्चा माल जाता था बहुत ही सस्ते दामों पे। अच्छा जी, और इंग्लैंड के उद्योग उसको मशीन की मदद से तैयार माल में बदल रहे हैं। अब अंग्रेज़ों ने देखा कि भाई अब ये जो माल बन गया इनको बेचूं कहाँ। अंग्रेज़ों ने देखा कि भाई भारत के अंदर जितना कच्चा माल है यहाँ तो बेचने के लिए बाज़ार भी बहुत बढ़िया है। अगर हम अपने प्रोडक्टों को भारत के अंदर ही बेचें तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन भारत के अंदर पहले कौन से उद्योग थे? हैंडीक्राफ्ट। लोग कौन सी वस्तु खरीदते थे? हाथ से बनी वस्तुएं। तो जब तक हैंडीक्राफ्ट होंगी तब तक इनका माल बिकेगा नहीं। अगर ये अपना माल यहाँ लेके आएंगे भारत के बाज़ार में, तो भारत के बाज़ार में तो हैंडीक्राफ्ट वाले हैं ना, पहले उनको हटाना पड़ेगा तो इनका माल बिकेगा। तो वो उनका दो ऑब्जेक्ट था कि भारत से कच्चा माल जाए बहुत ही चीप रेट पे, बहुत ही सस्ते दामों में। वो भारत से कच्चा माल इंग्लैंड लेके जाते थे, उनके उद्योग मशीन की सहायता से उसको तैयार माल में बदलते थे और वही हमसे ही कच्चा माल लेके गए, उसको तैयार माल में बदला और वो क्या करते थे? भारत को ही आयात करते थे और बहुत ही महंगे दामों पर, बहुत ही महंगे दामों पर। हमसे लेके गए 20 रुपये में, हमको ही बेच रहे हैं फाइनल गुड्स में बदल के 200 रुपये में। तो अगर वो आपसे बोले कि जी अंग्रेज़ों ने ऐसा क्यों किया, कोई दो ऑब्जेक्ट बताइए, तो आपको लिखना है यहाँ पे कि भारत को कच्चे माल का निर्यातक बनाना। निर्यातक का मतलब क्या होता है? दूसरे देशों को जब हम माल बेच रहे हैं तो निर्यात कहलाएगा। वो किसका निर्यात हो रहा है? कच्चे माल का निर्यात हो रहा है। तो भारत को कच्चे माल का निर्यातक बनाना और तैयार माल का आयातक बनाना, कि मैं इनसे कच्चा माल लेके जाऊं और इंग्लैंड के अंदर जो उद्योग हैं वो उसको तैयार माल में बदलें और मैं वो तैयार माल वापस इंडिया में अंदर आके बेचूं। ये दो ऑब्जेक्ट थे ब्रिटिशर्स के, जिसकी वजह से उन्होंने भारत के अंदर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को हटाया, क्योंकि वो चाहते थे हमारा माल बिके, हैंडीक्राफ्ट का नहीं। तो भाई हटेगा कैसे? ऐसे थोड़ी ना उनको बोलेंगे कि तू जा, अब तेरी अब हम अपना माल बेचना चाहते हैं, बोलने से थोड़ी ना होगा सर जी। ऐसा कुछ बोलने से थोड़ी बोलेंगे कि हैंडीक्राफ्ट वालों को बोलेंगे तू जा, अब तो हमारा माल बिकेगा, तूने बहुत बेच लिया। उन्होंने क्या करा, इनको भगाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे क्या क्या किया। उनको भगाने के लिए उन्होंने क्या करा, एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान बनाया। इसको कहते हैं विभेद मूलक। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं विभेद मूलक तटकर नीति। उन्होंने एक पॉलिसी बनाई बहुत ही अजीब। विभेद मूलक का मतलब होता है भेदभाव। एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जिसमें क्या बोला गया कि जी देखिए, अगर भारत से इंग्लैंड की तरफ अगर कच्चे माल का निर्यात होगा, कच्चे माल का, और इंग्लैंड से भारत की तरफ कच्चे माल का निर्यात हो रहा है और इंग्लैंड से भारत की तरफ आयात हो रहा है किसका? तैयार माल का। तो जी अगर ये हो रहा है तो भाई साहब कोई टैक्स नहीं लगेगा जी, इस पे हम कोई टैक्स नहीं देंगे जी। आयात और जब निर्यात होता है तो टैक्स लगता है बेटा उस पर। तो उन्होंने बोला जी हम तो कोई टैक्स नहीं देंगे। अगर भारत से कच्चा माल जा रहा है, बिना किसी टैक्स के कच्चा माल जाता था और बिना किसी टैक्स के तैयार माल आता था। लेकिन अगर कोई हस्तशिल्प वाला है, वो अगर भाई कहीं दूसरे देश से अगर उसको कोई कच्चा माल मंगाना हो, अगर उसको आयात निर्यात करना है तो भाई उसको क्या करना पड़ेगा? उसको जो है भाई हाई टैक्स देना पड़ेगा। मतलब हमारे लिए कोई टैक्स नहीं, लेकिन अगर तू हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट वाला है तो तुझे तो टैक्स देना पड़ेगा। अब इससे प्रॉब्लम क्या है बेटा टैक्स से? इससे प्रॉब्लम ये है कि जो हाथ से बनी वस्तु होती है, हाथ से बनी वस्तु वो बेटा महंगी होती है। हाथ से बनी वस्तु महंगी होती है और ब्रिटिशर्स की किससे बन रही है? मशीन से बन रही है उनकी। और ब्रिटिश की वस्तु बन रही है मशीन से। तो जो मशीन से वस्तु बनती है वो होती है सस्ती,
पहली बात तो। और टैक्स लगने से क्या होता है, अगर सरकार इस पे टैक्स लगा देगी तो वो भाई और महंगी हो जाएगी। पहले ही महंगी थी क्योंकि हाथ से बनती है, और टैक्स लग के और महंगी हो गई। उस पर टैक्स ही नहीं लग रहा तो क्या होगा, और सस्ती हो गई। तो उपभोक्ता कौन सी वस्तु को खरीदेगा, भारत के लोग कौन सी वस्तु को खरीदेंगे, इनकी वस्तु को खरीदेंगे। तो इस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करके उन्होंने हस्तशिल्पों को भगाया। लोगों को अब इनके गुड्स पसंद आने लग गए, ब्रिटिश वालों के सस्ते हैं, बढ़िया है, लोगों को सस्ता माल चाहिए, और इनके लोग महंगे हो गए, उन लोग इनके खरीदते नहीं थे। तो जब इनका कोई खरीद ही नहीं रहा, एक टाइम ऐसा आया इनको अपना मामला ठप करना पड़ गया। और जब लोगों को इनके गुड्स पसंद आने लग गए, इनकी डिमांड बढ़ने लग गई, तो फिर ये जो है रेल लेकर आए इंडिया के अंदर कि इनका माल भारत के कोने कोने तक बिके, तो रेल लेके आए। आपको ध्यान रखना है, रेल के ऊपर क्वेश्चन आता है, मैंने भेज रखा है। 1853 में रेल चली थी मुंबई से ठाणे, ये ध्यान रखना है आपको। था कैसे लिखेंगे यार, देख लेना कैसे लिखें, मैं भूल गया। मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर, और डेट भी प्रॉपर ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेल के ऊपर। रेल कब आई, कहाँ से कहाँ तक चली, कितने किलोमीटर चली, 3 क्वेश्चन है रेल के ऊपर। मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर 1853 में आई थी, और प्रॉपर डेट याद रखनी है, केवल 1853 ध्यान नहीं रखना। और अगर आपकी बुक में 1850 लिखा है तो 1850 भी सही है। 1850 में आई लेकिन चली 1853 में थी। तो अगर MCQ में दोनों में से कुछ भी दिख जाए उस पर टिक लगाना है, दोनों नहीं मिलेंगे उस बात की टेंशन ना लीजिए। तो रेल क्या होती है, यातायात होता है। अब इतनी बकवास हमने क्यों पढ़ी थी, तो हमने बोला जी वो तो भाई साहब रोड बनवाई उन्होंने, रोड बनवाई, ब्रिज बनवाए, ये सब में हाँ बोल लेते हम। तो क्यों बनवाए, ताकि उनका माल देश के कोने कोने तक जाए, भारत के कोने कोने तक उनकी वस्तुएं बिके, इसलिए उन्होंने ये बनवाया। उनका भारत की अर्थव्यवस्था का विकास करना ऑब्जेक्ट नहीं था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, अपने फ़ायदे के लिए इन सब चीज़ों का विकास किया, ना कि भारत की अर्थव्यवस्था का उनका विकास करना ऑब्जेक्ट नहीं था।